आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक केस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस केस के माध्यम से हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर हनीमन ने जो कुछ भी ऑर्गेनॉन में लिखा है वो हमारे केसेस में जब हम केसेस सॉल्व करते हैं तो कैसे वो एप्लीकेबल होता है और कैसे वो हमको रास्ता दिखाता है। कोई भी केस जब हमारे सामने आता है तो पूरा एक अंधकार जैसा होता है, तो कोई भी चीज हमको समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उसको ऑर्गेनॉन की नजर से देखने लगते हैं तो ऑर्गेनॉन जो है वो लालटेन है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है, जो हमको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाती है। तो ये केस है एक छोटी सी बच्ची का जिसे चिकन पॉक्स हुआ था, और चिकन पॉक्स होने के बाद उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। अब हम देखते हैं कि ये केस क्या था। तो ये केस लगभग एक 9.5 साल की बच्ची थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। 5 तारीख को वो एडमिट हुई हॉस्पिटल में, और जिन कंप्लेंट्स के साथ वो एडमिट हुई थी वो ये थी कि जब वो सुबह सो कर उठी तो वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और वो लड़खड़ा रही थी। उसका शरीर जो है एक तरफ झुका जा रहा था और वो गिर जा रही थी। तो हमारे पेशेंट को कंप्लेंट्स क्या थी कि उसको चक्कर आ रहा था, देयर वाज लॉस ऑफ बैलेंस, शी वॉज अनेबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के वो चल फिर नहीं पा रही थी। हाँ, तो बिना किसी सपोर्ट के वो चल फिर नहीं पा रही थी, और उसका जो गेट था वो स्टैगरिंग गेट था, वो इम्पेयर्ड हो चुका था। सीवियर वीकनेस था और फीवर, ये कंप्लेंट्स थे जिसके लिए वो एडमिट हुई थी। और मुझसे इनके फादर ने कांटेक्ट किया था। इनके फादर मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। 2 दिन के बाद कांटेक्ट किया था, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन बाद। और जब वो आए तो पेशेंट तो हॉस्पिटल में था, लेकिन वो मेरे सामने थे, और उन्होंने मुझसे यही बात दोहराई कि उसको चक्कर बहुत आ रहा है। तो कमजोरी के कारण उसको चक्कर बहुत आ रहा है, और इतना चक्कर आ रहा है कि उसको एडमिट करना पड़ गया, और उसको उल्टी आ रही है, और उसको कुछ भी खाती है तो तुरंत उल्टी कर देती है। तो ये कुछ जनरल बातें वो मुझे बता रहे थे, जिससे कि हम किसी प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पर क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? तो देखिए डॉक्टर हनुमान क्या कहते हैं हमको 153rd एफोरिज्म में। वो हमसे कहते हैं, इन दिस सर्च फॉर होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, जब हम होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी यानी होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम ढूंढते हैं, फिर लास्ट वाला पैराग्राफ क्या लिखते हैं वो देखिए। द मोर जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम्स, जितने ज्यादा जनरल और अनडिफाइंड सिम्टम्स होंगे, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, डेबिलिटी, restless sleep, discomfort, and so forth, demand but little attention when of that vague and indefinite character, if they cannot be more accurately described। तो ये जितने भी सिम्टम्स हम हमारे सामने बताए गए और जो हॉस्पिटल की केस शीट में लिखे हुए हैं, वर्टाइगो, लॉस ऑफ बैलेंस, अटैक्सिया, इम्पेयर्ड गेट, ये सब क्या है? ये सब एक जनरल सिम्टम्स हैं या कॉमन सिम्टम्स हैं, और ये हमारा सबसे कम अटेंशन डिमांड करते हैं, यानी ये हमको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे कि हम किसी प्रिस्क्रिप्शन वाले नतीजे तक पहुंच पाए। इफ दे कैनॉट बी मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड, अगर इन सिम्टम्स के साथ कोई मोडालिटी नहीं है, कोई टाइम एसोसिएटेड नहीं है, कोई कॉन्कॉमिटेंट नहीं है, कोई पैटर्न उनके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता, कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्शन देखने को नहीं मिलता, कोई कंप्लीट सिम्टम नहीं देखने को मिलता, तो इनका कोई एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब यानी कि ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। एज सिम्टम्स ऑफ सच ए जनरल नेचर आर ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट एवरी केस, एवरी डिजीज एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी ड्रग। हर ड्रग में ऐसे सिम्टम आपको मिल जाएंगे, हर डिजीज में आपको ऐसे सिम्टम मिल जाएंगे। तो ये बेहद कॉमन किस्म के सिम्टम्स हैं। फिर जब हमने केस को थोड़ा सा और पूछने की कोशिश की ये सिम्टम्स जानने के बाद, तो हमें ये बताया गया कि इस बच्ची को लगभग एक हफ्ते पहले चिकन पॉक्स के सिम्टम्स आकर गए। चिकन पॉक्स का पूरा कोर्स होकर खत्म हो गया, जहां पर उसको उस दौरान तो कोई ऐसी दिक्कत खास नहीं हुई, लेकिन 5 तारीख की सुबह जब वो सोकर उठी तो वो बिल्कुल पावरलेस थी, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थी कि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए।
उसको लगातार उल्टी जैसा एहसास बना हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं रही है, और अगर वो कुछ खा रही है तो वो वॉमिट आउट कर दे रही है। अब ये उसका कंडीशन था, इसलिए वो लोग डॉक्टर के पास ले गए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कुछ भी पेट में टिक नहीं रहा था, बैलेंस नहीं आ रहा था, तो इसलिए इस बच्ची को वहाँ पर एडमिट कर लिया गया। 2 दिन की ट्रीटमेंट होने के बाद, क्योंकि वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था, सारे मेडिकल स्कैनिंग्स जो हो रहे थे वो सब नॉर्मल आ रहे थे, 7 अप्रैल 2022, 7 तारीख को वो हमारे पास हमारा रिकमेंडेशन लेने के लिए आए। जैसे कि मैंने बताया कि वो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार मेरी राय ले ली जाए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अब 2 दिन तो हो गया है, आप मेरी बच्ची से एक बार बात करवा दीजिए, क्योंकि जो भी सिम्टम्स वो बता रहे थे वो कैसे सिम्टम्स थे, वो सारे सिम्टम्स बहुत ही वेग थे, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स थे। तो नेक्स्ट हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपना एक ब्रीफ स्टेटस तो उन्होंने बताया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार वीडियो कॉल पे बात करवा दीजिए, ताकि मैं भी ये विटनेस कर सकूं कि उसका क्या मेडिकल कंडीशन है, कैसे क्या किस तरीके से बात कर रही है, कुछ भी अगर मैं ऑब्जर्व कर सकूं तो। वीडियो कॉल लगाया भी गया, लेकिन वीडियो कॉल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे पता नहीं लगा कि ये नेटवर्क का एरर है या क्या है। मैंने लाउड स्पीकर ऑन करके अपने कान के पास रख लिया, लेकिन फिर भी मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी उसमें से एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, जिसके बेसिस पर या जिसके दम पर हम एक सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन कर सकें। तो मैंने उनको ऑफर किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, और हॉस्पिटल चलकर मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं खुद एग्जामिन करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि ऐसे अंधेरे में प्रिस्क्रिप्शन करना ठीक नहीं होगा। फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचे, कुछ देर बाद कुछ पेशेंट्स थे, वो पेशेंट्स फिनिश करके हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने क्या देखा कि एक बेड के ऊपर बहुत ही लीन थिन और बहुत ही कमजोर दिखने वाली लड़की एकदम बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। आंखें खुली हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है कि वो हिल-डुल भी पाए। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को हिल-डुल पा रही थी। उसके ठीक बगल में सर के पास एक किडनी ट्रे रखा हुआ था, ताकि अगर उसको कोई वॉमिटिंग आए तो वो उसके अंदर वॉमिट कर सके, क्योंकि उसको लगातार उल्टी का एहसास हो रहा था। जब उल्टी होता था तो कुछ देर के लिए रुक तो जाता था, लेकिन दोबारा वो शुरू हो जाता था। और जो भी वॉमिट होता था उसमें कोई खाना होता नहीं था, कोई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल नहीं होते थे, केवल गैस्ट्रिक जूस और जो म्यूकस होता था वो हमको उस किडनी ट्रे में दिखाई दिया। ये उसका एमआरआई रिपोर्ट था। इस एमआरआई रिपोर्ट से ये कंफर्म करने की कोशिश की गई कि कहीं कोई लीजन तो नहीं है ब्रेन में, और ये जो एमआरआई स्कैन है ये कम्प्लीटली नॉर्मल आया, इसमें कहीं कोई हमको कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं दिया। तो चलिए हम अपनी लड़की से मिलते हैं, ये हमारी जो बच्ची है ये कैसी है। आप लोग ये वीडियो देखिए और ऑब्जर्व करिएगा कि क्या कर रही है। तो क्या हो गया बताओ। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है इसकी, बच्ची की? आप लोग एक बार कोई एक जन अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या आवाज सुनाई दे रही है बच्ची की? नहीं आ रही। अब आ रही है? जैसा लग रहा है। नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं। जैसा लग रहा है। Play the video first. वीडियो भी प्ले नहीं हो रहा है? ये नहीं हो रही है। अच्छा, कब से हो रहा है स्लो ये है। उल्टी जैसा? ठीक है, देखो मेरे पास परसों से, देखते हैं जब से प्रॉब्लम हुआ तब से ऐसे ही है, उल्टी जैसा ही लग रहा है। उल्टी हुई क्या? कभी उल्टी होती है? उल्टी करने अब सुनाई दे रहा है? कम होता था उल्टी, आराम लगता था यस यस। ये जो उल्टी हाँ जैसा हाँ लगता है, audible है। उल्टी होने के बाद इसमें आराम होता था, आराम हो जाता था, फिर उल्टी लगना नहीं चालू होता था। नहीं, फिर इसके बाद अच्छा बेटा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है थोड़ा मुझे बताओ जरा।
जैसा लग रहा है। नहीं, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम होता है ना? क्या हो रहा है? चलने फिरने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चल पाती हो? पकड़ा के चलती हो? खड़ी भी नहीं हो पाती है? हाँ। अच्छा, किस ओर गिरती है? पीछे की ओर गिरती है, आगे की ओर गिरती है, दाएं बाएं, कैसे गिरती है? लड़खड़ाने गिरती है। जैसे एक ही जगह पर अगर खड़ी रहेगी तो टेक लगा के खड़ी, बिना टेक लगाए नहीं खड़ी हो पाती। क्या हो गया बताओ? उल्टी जैसा लग रहा है? उल्टी हो रही है, सिर्फ उल्टी जैसा लग रहा है? ये नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखो। बेटा बात करने में कुछ प्रॉब्लम होता है? क्या प्रॉब्लम होता है? तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा एंड आई होप आप लोगों ने इसमें कुछ ऑब्जर्व भी किया होगा। तो अब हम लोग हनुमान सर की शरण में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि हनुमान सर ही हैं जो हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो उनकी टीचिंग्स देखते हैं और उनकी टीचिंग्स हमको कहाँ मिलती हैं? उनकी टीचिंग्स हमको मिलती हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो एक चीज तो तय थी कि ये जो कंप्लेन है ये एक्यूट कंप्लेन है, 5 तारीख को शुरू हुआ है और उसके पहले उनको चिकन पॉक्स था। ये सभी एक्यूट में आता है। तो हमारा जो एक्यूट का फॉर्मूला है उसको आप लोग भूलिएगा नहीं, एफोरिज्म नंबर 5। मैं बार बार इस एफोरिज्म को दोहराता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है और इसको दोहराने से ही ये हमारे और आपके मन में बैठेगा कि हमको एक्यूट में किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो एफोरिज्म नंबर 5 हमको क्या बताता है? यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज। तो एक्यूट डिजीज का जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एक्साइटिंग कॉज हमको समझ में आएगा वही उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि अगर वो कोई क्रॉनिक डिजीज होगा तो उसमें सारा केस हिस्ट्री हम लेंगे, जितने भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होंगे उसके लाइफ में, उसके जीवन में, उन सभी को हम तरजीह देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक्यूट केस है, तो एक्यूट केस में हमको क्या चाहिए? डिटेल्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे उस कॉज को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो एक्यूट डिजीज का फॉर्मूला हमारा सिंपल सा है, एक्साइटिंग कॉज प्लस सिम्टम्स एट प्रेजेंट मोमेंट प्लस हमको फोकस करना है उसका जो चीफ कंप्लेंट है या अगर उसके कोई मोडालिटीज हैं तो। अब आ जाते हैं इस केस में। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी कि जितना जनरल सिम्टम होगा, जितने ज्यादा अनडिफाइंड सिम्टम्स होंगे, उतना ही मुश्किल हो जाता है किसी भी केस में प्रिस्क्रिप्शन करना। जितने कम सिम्टम्स, जितने ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड नहीं होंगे, जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, उनके बेसिस पर हम प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसी 153 एफोरिज्म में कुछ और भी लिखा हुआ है जस्ट इसी पैराग्राफ के ऊपर। तो उसमें क्या लिखते हैं? इन दिस सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पिक्यूलियर, ये जितने भी स्ट्राइकिंग सिम्टम्स होंगे, सिंगुलर सिम्टम, सिंगुलर मतलब जो उसको बाकी सारे सिम्टम से बाहर लाके खड़े कर देंगे, उसको सिंगल आउट कर देंगे कि ये चीज इसके अंदर सबसे अलग है। जितने भी अनकॉमन और पेक्यूलर सिम्टम्स होंगे, जिनको कि हम कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं, जितने ज्यादा होंगे
उतना ही बढ़िया हो जाएगा उसको क्योर कर जाना। More striking, singular, uncommon and peculiar characteristic signs and symptoms of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. इन्हीं characteristic symptoms को नजर के सामने रख के हमें एक ऐसा मेडिसिन ढूंढना है जो बिल्कुल इसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स अपनी पैथोजेनेसिस में प्रोड्यूस कर सकता हो। तो अब हमने जब इस केस के वीडियोस को देखा, हमने जब वहां पर जाकर बात की, हमने जब वहां पर उसको एग्जामिन किया, तो क्या चीजें हमको समझ में आती हैं, वो क्या चीज है जो हम अपने इन्वेस्टिगेशन से परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली चीज कि वो बहुत ज्यादा वीक है। दूसरा, वो बात तक नहीं कर पा रही है, इतनी ज्यादा कमजोर है। तीसरी बात हम क्या देख सकते हैं कि वो इतना धीमे बात कर रही है, इतना धीमे बात कर रही है कि मैंने जब फोन का लाउड स्पीकर चालू करके अपने कान के पास रखा था तब भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। और यहाँ वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि हम जो भी पूछ रहे हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं केवल उसके होंठ हिल रहे हैं हल्के हल्के से, और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रही है। हिस्ट्री से ये भी पता चलता है, प्लस जो उसकी हॉस्पिटल की फाइल थी उसको स्टडी करने के बाद हमको ये भी समझ में आता है कि इसको चिकन पॉक्स था, और पॉसिबली इस वक्त इसको अटैक्सिया हुआ है, विच इज बिकॉज ऑफ पोस्ट चिकन पॉक्स सेरेबलाइटिस। अभी पोस्ट चिकन पॉक्स सेरेबलाइटिस क्या होता है? तो ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है जहां पर चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो सेरेबलम में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। दूसरी चीज हम इस वीडियो में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम उससे बात कर रहे हैं तो वो अपने होठों पर बार बार धीरे धीरे जुबान फिरा रही है। ये इंडिकेट करता है कि वो उसका जो माउथ है वो बार बार ड्राई हो रहा है, जो कि हमने उसमें हमने क्वेश्चंस पूछ के कंफर्म भी किया। तो उसको ड्राइनेस है माउथ का, लेकिन पानी की प्यास भी बिल्कुल नहीं है। इसी चीज को जब हम रूब्रिक्स में ढूंढते हैं, रेपर्टरी में देखते हैं, तो हमको रेपर्टरी में ये रूब्रिक्स मिल जाते हैं। सबसे पहला रूब्रिक हमको मिलता है, हमने जो रेपर्टरी यूज की थी मैं बता देता हूँ। रेपर्टरी यूज की है कंप्लीट डायनामिक्स, और इसमें एक रूब्रिक हमने सिंथेसिस रेपर्टरी से भी यूज किया है। तो जो रूब्रिक्स यूज किए, सबसे पहले तो ये वर्टाइगो नौशिया विथ, उसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहा है, साथ साथ उल्टी भी आ रही है, तो वर्टाइगो नौशिया विथ। दूसरा रूब्रिक हमने जो लिया है, हम देख पा रहे हैं कि इट इज पोस्ट चिकन पॉक्स सेरेबलाइटिस। अब सेरेबलाइटिस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ सेरेबलम। लेकिन क्योंकि हमको ऐसा कोई स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं मिला जहां पर हम सेरेबलम के अंदर इन्फ्लेमेशन ढूंढ सकें, तो हमने ये रूब्रिक इन जनरल लिया है, हेड इन्फ्लेमेशन ब्रेन। थर्ड, हमने देखा है कि उसका मुंह सूख रहा है और उसको प्यास भी नहीं है, तो हमने थर्ड रूब्रिक लिया, माउथ ड्राइनेस, थर्स्ट विदाउट, थर्स्टलेस। चौथा रूब्रिक, ये रूब्रिक हमको कंप्लीट डायनामिक्स में या कंप्लीट रेपर्टरी में तो नहीं मिला, लेकिन हमने इसको सिंथेसिस रेपर्टरी से बोरो किया है, और उसके अंदर ये रूब्रिक हमको मिलता है, माइंड आंसरिंग अनेबल टू आंसर। हम देख रहे हैं कि जब भी हमने उसको क्वेश्चन पूछा, उसने बहुत हल्के से अपने होठों को हिलाया। वो बात करना चाहती है लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बात कर सके। माइंड आंसरिंग अनेबल टू आंसर चौथा रूब्रिक हमने लिया, जिसको कि आप एक कॉज भी पकड़ सकते हैं, जनरलिटीज चिकन पॉक्स वेरिसेला आफ्टर, यानी ये चिकन पॉक्स के बाद का ये कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसी का एक सीक्वल है। और उसके बाद हमने रूब्रिक लिया, माइंड आंसर आंसरिंग आंसर्स नॉट्स बाय। आपने देखा होगा जब हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये सिर्फ अपनी गर्दन यस या नो में करके वो आंसर कर रही है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसने अपने मुंह से आवाज निकाली। तो ये है माइंड आंसरिंग आंसर आंसरिंग आंसर्स नॉड्स बाय। नॉड्स का मतलब होता है गर्दन को हिलाकर सर के इशारे से बात करना। और जो लास्ट रूब्रिक हमने लिया है वो है हेड इन्फ्लेमेशन ब्रेन वर्टाइगो विथ। अब ये जो रूब्रिक्स हमको मिले हैं, इसी को हम एनालिसिस करके देखते हैं क्या एनालिसिस निकलता है। आप देख सकते हैं माइंड आंसर आंसरिंग आंसर्स नॉट्स बाय, इसमें कंप्लीट डायनेमिक्स में केवल 2 मेडिसिन है, लेकिन सिंथेसिस में आप देखेंगे तो उसमें केवल सिंगल मेडिसिन आपको मिलती है, पल्सेटिला। इसी तरीके से हेड इन्फ्लेमेशन ब्रेन वर्टाइगो विथ
ये आप कंप्लीट डायनेमिक्स में या किसी दूसरे रिपोर्टरी में देखते हैं, वहां पर भी ये सिंगल मेडिसिन हमको मिलती है पल्सेटिला। और चिकन पॉक्स के बाद होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें केवल 3 मेडिसिन हैं, जिसमें से एक है पल्सेटिला। इसके अलावा जो रूब्रिक्स हैं, वर्टाइगो, नॉशिया विथ हेड इन्फ्लेमेशन, ब्रेन और माउथ ड्राइनेस, थर्स्ट विदाउट थर्स्टलेस, ये सभी मिलाकर पल्सेटिला की तरफ हमको पॉइंट आउट करते हैं। अब जब हम पल्सेटिला पढ़ते हैं तो हमको ये बात, अगर हमको मटरा मेडिका इसकी पता है, अगर हमने प्रॉपर सोर्सेस से पल्सेटिला को पढ़ा है, जहां पर केवल उसको रोने के बारे में नहीं बल्कि उसके जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में भी जानकारी लिखी हो, तो हम इस बात को बखूबी समझ पाते हैं कि पल्सेटिला चिकन पॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है। चिकन पॉक्स का अगर कोई करंट इन्फेक्शन भी चल रहा हो, पल्सेटिला का अगर कोई करंट इन्फेक्शन भी चल रहा हो, आई मीन चिकन पॉक्स का अगर कोई करंट इन्फेक्शन भी चल रहा हो, तो वहां पर भी पल्सेटिला का इंडिकेशन हमको देखने को मिलता है। तो हमने उस बच्ची को पल्सेटिला 0/1 एवरी 30 मिनट्स आफ्टर 10 स्ट्रोक्स देने के लिए कहा। वाई दिस फ्रीक्वेंसी? क्यों मैंने एवरी 30 मिनट्स कहा? इट इज बिकॉज वो इतनी ज्यादा वीक थी जहां पर हमको उसकी वाइटैलिटी को बहुत ही जल्द से जल्द स्टिमुलेट करना था ताकि वो राउज अप हो जाए। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना चाहिए। पल्सेटिला तो दे दिया, लेकिन हम फॉलो अप कब लेंगे उसका? कितनी देर बाद हम तय करेंगे कि 24 घंटे बाद बात करनी है उससे, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद? तो 154 एफोरिज्म में देखिए हमको क्या बताते हैं। दिस मेडिसिन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस मॉर्बिड स्टेट। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर बेस्ड है, तो ये जो मेडिसिन जो हमने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पर सिलेक्ट की होगी वो सबसे ज्यादा होम्योपैथिक स्पेसिफिक होगी। द डिजीज इफ इट बी नॉट ऑफ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर ये कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज नहीं है, दैट मीन्स अगर ये कोई एक्यूट डिजीज है, विल जनरली बी रिमूव्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड बाय द फर्स्ट डोज ऑफ इट। तो पहले डोज से ही हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस, बिना उस पेशेंट को कोई तकलीफ हुए। यानी कि टाइम ऑफ क्योरिंग, यानी कि अगर हमको फॉलोअप देखना हो तो एक्यूट में कुछ घंटों में ही हम फॉलोअप लेना शुरू कर सकते हैं, जबकि क्रॉनिक में हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तो एक्यूट में हमने उसका 3 घंटे के बाद फॉलोअप लिया। फर्स्ट डोज के बाद हुआ ये कि पहला डोज लेते समय उसको वॉमिटिंग हो गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता की नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, वापस से उसको आधे घंटे बाद आप दे देना उसको। लेकिन जब आधे घंटे के बाद उसने जब वापस से वो डोज लिया, वो एक गहरी नींद में चली गई। उसके बाद शाम को करीब 7 के आसपास वो उठी, और उसके बाद से लेके वही जो फर्स्ट डोज देते समय उसको वॉमिटिंग हुई, उसके बाद से लेके आज तक उसको वॉमिटिंग नहीं हुई है, ना ही कोई नौशिया का वॉमिटिंग हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठी तो उसने इडली खाने की इच्छा जाहिर की कि उसको इडली खाना है। भरपूर नाश्ता किया उसने, और अच्छी बात ये थी कि वो नाश्ता जो उसने किया वो बाहर नहीं आया, उसको वॉमिटिंग होकर वो निकल नहीं गया। उस दिन के बाद से एक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट रहा है उसकी स्लीप में, उसके एपेटाइट में। ग्रेजुअली उसका एपेटाइट भी रिस्टोर हो गया और उसकी जो लॉस्ट एनर्जी थी वो भी उसको वापस आ गई। ये पेशेंट हमारे पास 7 तारीख को आया था। 12 तारीख, इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, 12 अप्रैल को पेशेंट वॉज डिस्चार्ज। और वो 12 अप्रैल तक भी उसको इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो CSF करवा रहे हैं कभी, तो कभी कहीं वापस से MRI करवा रहे हैं। तो इस तरीके से उसको इम्प्रूवमेंट ऑल दो 10 तारीख तक हो चुका था और उसके बाद ग्रेजुअल चल ही रहा था, बट शी वॉज डिस्चार्ज आफ्टर CSF भी एकदम नॉर्मल आया उनका। तो 12 तारीख को शी वॉज डिस्चार्ज। ये पल्सेटिला देने के पहले का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। ये पल्सेटिला के पहले का है, जहां पर आप देख सकते हैं ये किडनी ट्रे रखी हुई है उसके सामने, और उसके अंदर वॉमिटस भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट डे की फोटो है। शी वॉज एंजॉइंग चीकू।
और फिर ये उसका डिस्चार्ज कार्ड है, आप सब देख सकते हैं 12 तारीख को वो डिस्चार्ज हुई है, 5 तारीख को एडमिट हुई थी। ये डिस्चार्ज जिस दिन हुई उस दिन का है। इसकी स्माइल देखकर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और ये हमारा लास्ट फॉलोअप जब हमने उससे लिया, ये करीब शायद 14 या 15 तारीख का है। शी कैन वॉक ऑल अलोन, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वीकनेस ऑल्दो अभी भी है, बट शी इज आउट ऑफ द डेंजर, अब वो उस खतरे से बाहर आ चुकी है। तो ये हमारा केस था। जैसा कि डॉक्टर हनीमन ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जितने भी प्रकार के इडियोपैथिक डिजीज हैं, यानी कि जिनका डायग्नोसिस नहीं हो सका है, वहां पर होम्योपैथी इज द ओनली आंसर। ये केस हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।